क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ही हमारा आज। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है इस चैप्टर से। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है इसकी, 16 क्वेश्चन है, मात्र 16 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, और एग्जाम में हर हाल में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज अटेम्प्ट होता है मैक्सिमम मार्क्स का, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे एनसीईआरटी हरियाणा बोर्ड का हो या किसी अदर बोर्ड में। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना जरूरी ही है। ठीक है, अब ये क्या है इसमें कि भाई इसके लिए आपको लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया चैप्टर नंबर 8, कौन सा चैप्टर नंबर 8, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में जैसे कि हमने बताया था, क्या बताया था, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, यानी टेबल से आप वैल्यू निकालेंगे, ये आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए ओरली। ठीक है, ओरली ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको रिलेशन, यानी कि साइड्स का जो रिलेशन था टी रेशो के लिए, वो आपको याद होना चाहिए कि भाई साइन का रिलेशन किसकी साइड के साथ होता है, यानी कि उसका टी रेशो किस साइड के साथ रेशो आएगा, कोस का किसके साथ आएगा, टेन का किसके साथ आएगा, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, इन सभी का आपको रेशो याद होना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला बताया था हमने, यदि किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो PBP अपॉन HHB। तो पहला होता है साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए। उसके बाद वापस इनको उलट देंगे, यानी कि HHB अपॉन PBP। तो क्या हो गया, पहला साइन का उल्टा कोसेकेंट, दूसरा कोस का उल्टा सीकेंट और तीसरा टेन का उल्टा कोटेंजेंट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया ताकि आपको इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वैसे अभी हमने चैप्टर खत्म ही किया है 8th चैप्टर, अब हम 9th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक इसके ऊपर डिपेंड है इसमें, यानी कि एक साइड दी हुई होगी, कोई भी एक्यूट एंगल दिया हुआ होगा, उसके बाद आपको दूसरी या तीसरी साइड दोनों निकलवा लेगा। ठीक है, या कुछ प्रूव करवा लेगा उसके अंदर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लाइफ में आगे जो भी कॉम्पिटिशन टेस्ट देंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यदि आपको 8 चैप्टर आता है कंप्लीट, ओरली आपको वैल्यू याद है, ओरली आपको रिलेशंस याद है, तो इस क्वेश्चन में, इनके क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी, और जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्वेश्चनों को डीपली पढ़ा करो कि भाई दे क्या रखा है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द पोल ऑफ ए वर्टिकल, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो कह रहा है कि क्या, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो यानी पूरी तरह से खिंची हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कोई वर्टिकल पोल, देखिए भाई इसमें बात हो गई आपकी वॉल की, स्टेचू की, पोल की। ठीक है, इनकी बात, ये हमेशा वर्टिकली खड़े होते हैं, दीवार हो गई, खंबे हो गए, ट्री हो गया, पेड़ हो गया, ये हमेशा हम वर्टिकली लेके चलते हैं कि ये वर्टिकली ही होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये पोल के टॉप से रस्सी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से बांध दी गई। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है आपने। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल जो है मेड बाय द रोप किसके साथ, टू द ग्राउंड, बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो आपको डायग्राम भी दिया, और जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में क्या दे, डायग्राम दे। कह रहा है कोई वर्टिकली पोल है, हो गया ये ग्राउंड मान लिया। ग्राउंड आपकी चॉइस है भाई, इस साइड भी बना सकते हो और इस साइड भी बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बनाएंगे। ये तो वर्टिकली खड़ा होगा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ये कोई भी रोप है वो बांध दी गई है। ठीक है, ये टॉप हो गया पोल का, और ये हो गया ग्राउंड पर कोई पॉइंट। ठीक है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर, क्या दे रखी है। तो ये हमने क्या लेट कर लिया, थीटा माना, तो इसका एंगल दिया आपको 30 डिग्री। कह रहा है कि ग्राउंड के साथ, ग्राउंड ये हो गया और रस्सी ये होगी, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल आपका। तो कोई भी नाम दे देंगे A, B और C। अब हाइट ऑफ द पोल निकलवाइए। देखिए क्वेश्चन, स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी सभी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये अपना, लेट हाइट ऑफ पोल इजिकल टू h मीटर मान लिया हमने। क्लियर क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC।
अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, साइड कौन सी दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज दे रखा है। 99% आपको डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। किसी एक आध क्वेश्चन में कोई रिस्क हो सकता है कि ना बने, वैसे 100% क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा। बिना डायग्राम क्वेश्चन सोल्व होने वाले नहीं है, और बिना डायग्राम सोल्व किया आपने, इट मीन्स कहीं ना कहीं चीटिंग है आपकी, ठीक, कहीं ना कहीं आपने नकल मारी है। क्योंकि बिना डायग्राम आपको क्या पता ए बी क्या है, बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, भाई परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले डायग्राम बनाना है। अब साइड क्या दे रखी है आपको, हाइपोटेन्यूज दे रखी, देखिए एक दो क्वेश्चन में अच्छे से कंसेप्ट समझ लो। पहले क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, निकालना क्या है भाई, जब एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर, परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, दो साइड आ गई हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का रिलेशन देखो, पी और एच का रिलेशन कोई होता है हमारे पास, किसका होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी से लगा दूं मैं भाई, पी बाई एच क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दे रखी, एच दे रखी है, एच की वैल्यू ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 और साइन एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, क्लियर। अब मैंने कहा था टेबल आपको याद होनी चाहिए, साइन 30 होता है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू 22 10 जा, एच की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, एच की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर। तो लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई भाई, ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़ा आसान सा है। यानी आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको डायग्राम आना चाहिए, वैल्यू रखनी और सोल्व का। हर क्वेश्चन में लास्ट तक जो क्वेश्चन आएंगे उनमें यही चीज यूज होगी, भाई कौन सी साइड दे रखी, कौन सी निकालूं, का रिलेशन क्या है, पुट करो और वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल सभी को याद होनी चाहिए, मैंने सिखाई थी कैसे बनती है, यदि नहीं हो तो अपने 2 मिनट के लिए बना लिया करो, वैसे ज़्यादातर यूज करेंगे तो आपकी याद होने लग जाएगी। इसमें एक दो क्वेश्चनों में साइन कोसेक सेकेंड की यूज होगी, बाकी सब में लगभग 10 की वैल्यू यूज होती है पूरी एक्सरसाइज में, 10 30 10 60 और 10 45 लगभग ये 3 वैल्यू यूज होती है मैक्सिमम टाइम्स। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, आप सभी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखिए भाई, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई तूफान है, कोई उसके कारण कोई पेड़ टूट गया है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, टूटा हुआ भाग ऐसे है, सो ऐसे बेंड हुआ सो दैट टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ का टॉप था वो टच इज द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, वो जमीन के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए अब हमने पूरा ट्री ये मान लिया, ये ग्राउंड मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये नहीं कि पेड़ का आप डिजाइन बना के दिखाएंगे, नहीं, आप वर्टिकली लाइन लेके देखेंगे बस सिर्फ, ठीक है। मैंने माना कि भाई जो पेड़ था वो यहाँ से टूट गया, ठीक है, बीच से टूट गया, और ये जो हिस्सा है ये बेंड होके यहाँ के लग गया, ठीक है, यानी कि ये मुड़ के ऐसे आ गया, क्लियर। ये पूरा ट्री था, ये बेंड होके यहाँ आ गया। रफ डायग्राम बनाने, रफ डायग्राम, ये नहीं कि इतनी मेजरमेंट थी तो ये यहाँ तक बड़ी दिख रही है, इसका कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप रफ डायग्राम बना के चलते हैं, क्लियर। वर्टिकली खड़ा था तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। आगे पढ़िए स्टेटमेंट, ग्राउंड मेकिंग एंगल विद 30 डिग्री, देखिए ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़े, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, भाई फुट ऑफ द ट्री यानी क्या फुट ऑफ द पोल या फुट ऑफ द स्टेचू क्या होते हैं, जैसे मैं हूँ मेरे फुट नीचे है बिल्कुल, तो फुट नीचे है तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ बोला जाएगा फुट, तो जहाँ पे पेड़ खड़ा है वो फुट होता है, फुट ऑफ द ट्री, पोल खड़ा है तो पोल ऑफ द फुट ऑफ द पोल, ठीक है, फुट ऑफ द स्टेचू, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यहाँ पे इस पॉइंट पे, इससे किसकी डिस्टेंस, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर, जहाँ पर टॉप टच कर रहा है ग्राउंड पर वो डिस्टेंस क्या आपकी 8 मीटर दी हुई है, क्लियर। ये 8 मीटर डिस्टेंस है आपकी, ए बी सी और डी,
क्लियर। तो यानी कि क्या निकालना आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। देखिए ट्री की हाइट कौन सी है, ये और ये प्लस करेंगे तब। क्लियर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, क्या हो गई भाई, AD प्लस AB, यानी हमें लास्ट में ये लेके आना है। क्लियर। इन देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने किया लेट AD बराबर क्या है हमारे पास AC है, बताया था मैंने भाई, जितना ये पार्ट उतना पार्ट बैंड होके वहाँ पे चला गया, तो ये दोनों पार्ट बराबर, यानी पूरा काम किस पे बच गया, ट्राइंगल पे बच गया। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, देखिए मैंने दोनों साइड निकाली भाई, मेरे को ये साइड भी चाहिए और ये साइड भी चाहिए, क्योंकि दोनों का सम करना है फिर मेरे को। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड, पहले ये साइड लगा दूं मैं भाई, एंगल यहाँ पे है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो P और B का रिलेशन होता है कोई, बिल्कुल होता है कोस के अंदर P बाई B। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC, AB बाई BC इजगल टू क्या हो गया, कोस थीटा आएगा। AB की वैल्यू क्या है, B बाई एच होता है, सॉरी B बाई एच, B बाई टेन का लगा दिया हमने उसमें, तो B बाई एच कर लो, B बाई एच कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, हो जाती कई बार मिस्टेक। देखिए P बाई B क्या हो जाएगा 10, ठीक है, तो ये लगा दीजिए आप AB बाई BC, भाई ये याद रखा करो ना, PBP और HHB, तो ये यूज होगा P बाई B, टेंजेंट थीटा यूज होगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। P की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं है तो आप जनरली AB लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 8 10 एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। अब AB बाई 8, tan 30 होता है 1 बाई √3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB इक्वल टू क्या आ गया 8 बाई √3। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब जब रूट आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो √3 से ही मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और √3 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, यानी क्या आ गई 8 √3 बाई 3 मीटर आंसर आ गया यहाँ तक। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आगे, अब फिर से इसी ट्राइंगल में चलेंगे। ठीक है, B और H का रिलेशन होता है मेरे पास, होता है तो लगा दूँ B बाई एच, अभी लिख के बताया था मैंने, cos थीटा लगा रहा हूँ, यानी कि बेस क्या है BC, H की वैल्यू AC, यानी कि क्या लग गया cos थीटा। अब ये BC की वैल्यू क्या हो गई 8, AC मैंने फाइंड आउट करना है, और ये हो गया cos 30। आ गया होगा समझ में सभी को। अब देखिए भाई 8 बाई AC, cos 30 होता है √3 बाई 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 जा AC √3 हो गया, √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या होगी भाई 16 बाई √3, अगेन स्क्वायर रूट आएगा नीचे, रेशनलाइजेशन √3 बाई √3, यानी क्या आ गया 16 √3 बाई 3 मीटर, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखिए, अब हाइट ऑफ द ट्री यहाँ भी लिखेंगे लास्ट में, हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि ये नहीं पूछा उसने AC और BC या जो भी है इसकी वैल्यू क्या है, उसने हमसे पूछा हाइट ऑफ द ट्री, तो क्या हो गई भाई 8 √3 बाई 3 प्लस 16 √3 बाई 3, दोनों का एलसीएम सेम है, नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, कर दीजिए 16 प्लस 8 24 √3 बाई 3 से काट देंगे, 3 8 जा, यानी 8 √3 मीटर, ये आप आ गया आंसर। लास्ट में लिख के दिखाना आपको हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद सभी को, बिल्कुल आसान सा है भाई, ट्राइंगल मेथड यूज करना है, ट्राइंगल में आप वैल्यू निकाल के आ चुके, आप मैंने पहले एक्सरसाइज में सिखाया था भाई, साइन की वैल्यू कैसे निकलेंगी, कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेन की वैल्यू कैसे निकलेंगी, दो साइड दे रखी है तो ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं इनको। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं मैं, देखिए
एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल कर रहा है बच्चों के लिए, पार्क में लगाने के लिए, फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक तो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए, ये मैटर नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट जाना, हमें क्या दे रखा और क्या नहीं। ये नहीं हमें 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का जो बच्चा उसके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ना है। ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को थोड़ा डाइवर्ट हो जाए कि भाई 5 ईयर्स का क्या यूज है क्वेश्चन में, हालांकि कोई यूज नहीं है। तो देखिए, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो एक ऐसी स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहती है कि जिसकी हाइट ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊंची हो। देखिए भाई, आपने स्लाइड्स फिसलन पट्टे बोलते हैं हिंदी में, स्कूल वगैरह के ग्राउंड में आपने देखी होंगी, किस टाइप में होती है? एक तो ये हो गई भाई, इसकी हाइट करें 1.5 मीटर ऊंची लेनी चाह रही हूँ, ये हाइट, ये वर्टिकली खड़ी होगी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रेफर करती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड और करिए इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 30 डिग्री के साथ एंगल बना रही है भाई, ठीक है। उसके बाद वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, और उससे बड़ी एज के बच्चों के लिए, सी वांट्स टू हैव ए स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। एक दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट कर रही है जिसकी हाइट क्या होगी? 3 मीटर होगी। तो एक डायग्राम और बनेगा, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाइट कितनी ले रही हो? 3 मीटर ले रही है। अब देखिए, कभी भी दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इतनी हाइट यहाँ पे 1.5 मीटर शो कर दी और इसकी डबल ये भी इतनी हाइट 3 मीटर शो कर दी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि डायग्राम क्या बनते हैं, रफली डायग्राम बनते हैं। यदि 1.5 मीटर आप लेंगे तो शायद इस पूरे बोर्ड के ऊपर आपकी नोटबुक के अंदर एक 1.5 मीटर नहीं आएगा। समझ गए? क्लियर? तो आपको रफली डायग्राम बनाने हैं सिर्फ, ये नहीं देखना कि इसका डबल इतना ऊंचा जाएगा, इतना ऊंचा बना दूं मैं डायग्राम। डायग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने रफली डायग्राम तैयार करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सी वांट्स टू हैव ए स्टेप ऑफ स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर हो गया, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकी हुई होती है, जो ग्राउंड के ऊपर कितनी डिग्री एंगल झुकी हुई है? 60 डिग्री एंगल से झुकी हुई है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। प्रत्येक केस में लेंथ निकालनी स्लाइड की। स्लाइड की लेंथ कौन सी होगी? ये और ये, ठीक है भाई। यहाँ मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, ये ले लिया पी, ये ले लिया क्यू और ये ले लिया आर। ये भी 90 होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्लियर? यहाँ ले लो एक्स, इसकी लेंथ मान लो एक्स और इसके मान लो वाई। जितने ज़्यादा अच्छे डायग्राम बनाओगे एग्जामिनर के ऊपर उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और मैथ में 100 नंबर आने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड क्या मान ली मैंने? x मीटर मान ली। लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड भाई y मीटर मान ली। अब देखिए, इन ट्रायंगल, मैं पहले ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आ गया? देखो, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये h का काम करेगा, ठीक है। p बाई एच आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद आर्य बोले, लगा दो, साइन थीटा के लिए यूज हो जाएगा। तो यानी कि p बाई एच, पी क्या है इसमें? ए बी, और h क्या है? ए सी। क्या बन गया? साइन थीटा, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ गई? 1.5 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है? x। साइन कितना आ गया यहाँ पे? 30 डिग्री। लगाओ वैल्यू 1.5 अपॉन x इजिकल टू साइन 30 क्या होता है? 1 बाई, और फिर वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। 1.5 टू जा 3.0 होता है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 3.0 मीटर। लास्ट में लिखेंगे फिर इसको। उसके बाद इन ट्रायंगल क्या लेगा भाई? पी क्या हो आर, सेम लगेगा, पी बाई एच लगा दूँ, लगाओ। यानी कि पी क्या हो बाई पी आर क्या हो गया? साइन थीटा ही हो गया यहाँ पर भी। अब ये हो गई 3 मीटर, मीटर नहीं, यूनिट नहीं लगा के चलते इनके पीछे, बाद में लगाते हैं। ये हो गई y इज इक्वल टू साइन 30 आएगा या 60, उसमें 60 दिया हो तो साइन 60 वैल्यू हो जाएगी। अब 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन 60 क्या होता है भाई? √3/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई रूट 3 आएगा भाई, y रूट 3 इज इक्वल टू, इसको देखो 3 इंटू 2 ही लिखो अभी, ठीक है। इस रूट 3 को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये उस साइड चला जाएगा डिवाइड में। तो ये 10th क्लास है, आपको रूट थ्री काटना आना चाहिए, कैसे कटेगा। वैसे मैं एक स्टेप और खोल रहा हूँ इसमें, इसको मैंने लिख दिया रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3, कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 और ट्वाइस मीटर। क्लियर, आ गई समझ में। तो लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे आंसर देंगे इसमें, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर और लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट 3 मीटर। क्योंकि उसने हमारे पास लेंथ ऑफ स्लाइड निकलवाई थी, ना कि कुछ और निकलवाया था। क्या निकलवाई थी, लेंथ ऑफ स्लाइड। यदि आप एक्स और वाई की वैल्यू छोड़ देंगी, तो मैं तो अपनी थ्योरी बता देता हूँ, यदि मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ पेपर में, एग्जामिनर हूँ मैं, तो मैं तो सीधा देखूंगी एक्स और वाई तो मैंने कहीं दे ही नहीं रखी एग्जाम में, इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाई नहीं रखी, कहाँ से तो निकाली कहाँ से। तो यहाँ से आधा या 1 नंबर काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने मौका नहीं देना है। आप 100 का पेपर करके आ रहे हैं तो क्या सोचेंगे, भाई मेरे 98 आ गई, 97 आ गई, 95 आ गई, बट मेरे पेपर क्वेश्चन तो सारे सही थे। आप पता भी नहीं कर पाते मेरे नंबर क्यों काट रही है। तो नंबर इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक्स और वाई में वैल्यू छोड़ के आ जाते हैं, और कोई एग्जामिनर इनके नंबर काट सकता है। तो आपने ध्यान रखना इन चीज़ों का। आ गया समझ में, चाहे समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। आपको रिलेशन याद रखना है भाई, किस साइड का रिलेशन किसके साथ क्या होगा, और उस टी रेशियो की वैल्यू उस जो गिवन एंगल उस पर क्या होगी, और 5 मार्क्स आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़िए। द एंगल ऑफ इल्यूशंस ऑफ द एंगल ऑफ इल्यूशंस, ये मैंने स्टार्टिंग बेसिक में नहीं बताया, अब मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। एंगल ऑफ इलिवेशंस और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, दो आएंगे अब हमारे पास, ठीक है। ये क्या होती है, देखिए एंगल ऑफ इलिवेशन, ये क्या होता है भाई, जब हमारे से कोई दूर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ट्री हो गया, कोई भी बर्ड्स हो गई, कोई भी स्टेचू हो गई, कोई टावर हो गया, उसका टॉप हो गया, कुछ भी हो गया, पोल हो गया, ठीक है। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये है पोल आपके पास, क्या है, पोल है आपके पास, ठीक है। आप ग्राउंड पर खड़े, ये ग्राउंड है पूरा, ठीक है, आप खड़े हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है। आप इस साइड में, मैंने ग्राउंड को दोनों तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि पोल कहीं भी हो सकता है। कोई सोच रहा होगी इधर ही ग्राउंड क्यों दिखा रहे हैं, इधर ही ग्राउंड क्यों दिखा रहे हैं, आप किसी भी तरफ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इस पूरे ग्राउंड पर ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल जस्ट इसके पास भी, इसके नीचे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट पर तो दोनों नहीं हो सकते। सोच के देखो, क्या पोल और कोई भी ऑब्जर्वर होता है जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देखने वाला ऑब्जर्वर कहलाता है। तो देखिए क्या इसके नीचे खड़ा हो सकता है, अभी नहीं। एक ही पॉइंट पर दोनों कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पे खड़ा है कोई, जब कोई भी ऑब्जर्वर अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देखता है, किसी पॉइंट की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ये हो गया, ठीक है। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, ध्यान सुनो, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो ये होगा एंगल थीटा मान लिया, और यही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको स्टेटमेंट में देगा नहीं क्यों किस तरफ देख रहा है, सिर्फ कहेगा जैसे क्वेश्चन में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में भाई। ये कोई नहीं सोचे कि भाई मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी हाइट इतनी हो गई, तो मेरी ग्राउंड तो ये होगा, मेरी आँख यहाँ पे है। वो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे भी, जहाँ पे आपको मैन की लेंथ लेनी होगी, कोई गर्ल्स की लेंथ लेनी होगी, तो वहाँ पे वो बताएगा आपको इतने मीटर टाल बॉयज, इतने मीटर टाल स्टूडेंट्स, वो खड़ा है वहाँ पे, तो वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आ जाए, फिर यहाँ होगा यहाँ पे। वो भी हम सिखाएंगे क्वेश्चनों के साथ साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम वो भी सिखाएंगे चीज़ें। जनरली अभी आपने क्या लेके चले, जब कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है तो ग्राउंड से चलती उसकी आए, ठीक है। दूसरा, अब आता है दूसरा एंगल ऑफ
डिप्रेशंस। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, बात वही थोड़ी सी देखिए, इसमें क्या था, जो मैन है या कोई भी ऑब्जर्वर है वो नीचे रहेगा, इसमें क्या कहेगा, ऑब्जर्वर ऊपर बैठा मिलेगा वो आपको। अरे मकान की छत पे तो बैठे होंगे, चलो पोल पे नहीं गए होंगे, पोल पे नहीं चढ़े होंगे आप, तो मैं जनरली मान लेता हूँ मकान की छत पे तो आप गए ही होंगे, ठीक है भाई। कहते हैं मैं कहूँगी टावर पे आप चढ़ के देखा है, और कभी आज आप ट्राई करो कि सर ने पढ़ाया एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ रिलेशंस, बना के देखते हैं कितना एंगल बनता है। ऐसा मत कर देना, ये मकान मान लिया आपका, पोल मान लिया, कुछ भी मान लिया, ये इसका टॉप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर ऊपर बैठा होगा और किसी नीचे ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर देख रहा होगा। ऐसा तो होगा भाई। आप क्या करें, आप छत पे चले जाओ, नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए ग्राउंड के ऊपर, तो कोई ना कोई एंगल तो आप बना रहे हैं आंखों से। तो आपकी आंखें यहाँ पे हैं, तो यहाँ से आंखों के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, क्योंकि आंखों के साथ बनेगा एंगल। जैसे यहाँ पे आंखें तो आंखों से नीचे बनेगा एंगल ऐसे, तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का होना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर से थोड़े आ रहा है एंगल, आंखें यहाँ पे हैं तो आंखों के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल नीचे बनेगा। तो ये मैंने आंखों की हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ठीक है। वही बात ग्राउंड मैंने दोनों तरफ ली, आप डायग्राम इस साइड बना सकते हैं और इस साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ देखेगा ऑब्जर्वर, तो ये एंगल बनेगा आंखों से, देखिए ध्यान से, आप देखिए ये एंगल बनेगा आपका, ऐसे है, यहां से लाइन जा रही है, तो ये जो एंगल हो ऊपर से आंखों के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। यानी ये थीटा ले लिया, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सिर्फ आपको किसी में नाम देगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है। 9th क्लास के चैप्टर में आप पढ़ के आएंगे, जब दो लाइन पैरेलल होती है, 9th क्लास एक छोटी क्लास में आ जाती है आजकल तो ये चीज़ें, जब दो लाइनें पैरेलल होती है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये एंगल, उसके दोनों एंगल बने इक्वल होते हैं, क्या कहलाते हैं एंगल भाई, अल्टरनेट एंगल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, अल्टरनेट एंगल का। तो ये एंगल देखिए और ये दिखाना होता है हमें, फिर बस इस ट्रायंगल में इसका काम बच जाता है, ये एक तरह से दिमाग से गायब कर दिया जाता है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन बन गया फिर एलिवेशन की तरह, एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह, समझ में आ गया, कर लेंगे। तो देखिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, उससे, चलो अब की बार मैं ग्राउंड इस साइड ले लेता हूं तो मैं कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट होगा ये, ठीक है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये टावर के टॉप का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या है, 30 मीटर दूर पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वो पॉइंट कितना है, 30 मीटर अवे है, हो गया 30 मीटर अवे। अब कह रहा है कि इज 30 डिग्री, वो एंगल कितना है फिर, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। ये जनरली आप एच सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। क्वेश्चनों को करने का वही मेथड, लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एच मीटर मान ली इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए जब पोल है तो वर्टिकली खड़ा होगा तो यहाँ पे 90 दिखाना जरूरी है कि भाई ये 90 डिग्री एंगल है, ये वर्टिकली यहाँ से खड़ा है। अब ट्राइंगल ए बी सी में देखो एच दे रखा है, एच हाइपोटेन्यूज निकाला नहीं, तो एच हाइट दे रखी है और बेस 30 दे रखा है, तो यानी एच क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। भाई ये साइड किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर, और ये साइड किसका काम करेगी, बेस का। तो P बाई बी लगा दूं, यानी कि ए बी
बाई बी सी, यानी क्या बनेगा हमारे पास टेंजेंट थीटा पी बाई बी। यदि किसी को याद ना हो तो पेंसिल से अपनी सीट पे ये लिख लिया करो, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन गया टेंजेंट थीटा बन गया। अब ए बी की वैल्यू क्या है, एच फाइंड आउट करनी है, ये है 30 और ये बन गया टेंजेंट 30, एच अपॉन 30, टेन 30 क्या हो गई 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू क्या आ गई 30 और ये आ गया √3 इस साइड। अब √3 इसके नीचे आ जाएगा, एच की वैल्यू आ गई 30/√3। आप एक दो स्टेप कट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के, ठीक है। मैं सीधा इस 30 को यहाँ भी लिख सकता था, तभी वही बात थी मेरे दो स्टेप बढ़ के आए हैं तो मैं एक स्टेप पे ही सोल्व कर सकता था, और 10th क्लास है सोल्व कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, एच की वैल्यू क्या आ गई 30/√3 इंटू √3 अपॉन √3, 30√3 √3 और √3 मल्टीप्लाई क्या आ गई 3 आ गई, 3 10 जा 30, एच की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। अब उसने एच की वैल्यू तो नहीं निकलवाई, सबसे ज़्यादा मार हम यही खाते हैं, और मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें आप यहाँ मत छोड़ के आया करो। 70 से 80 या 90% तक बच्चे इन क्वेश्चनों को यहीं छोड़ देते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में बाकी चैप्टर्स में भी, और फिर पूछते हैं सर हमारे नंबर क्यों कट गए। जब स्कूल लेवल पे एग्जाम लेते हैं उसमें मैं नंबर काटता हूँ कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम में गलतियाँ ना करें, तो बोलते सर एच की वैल्यू तो निकलवाई थी, निकाल दी हाइट ऑफ ट्री, भाई लिख कहाँ रखा आपने हाइट ऑफ ट्री कहाँ पे है, मैंने तो ऐसे नहीं पूछ रखा क्वेश्चन में कहीं पे भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच तो मेरी तरफ से क्या हो गया इसका, एच का मतलब क्या हो गया कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब हम वैल्यू निकालते हैं वो हो गया। जब स्टूडेंट ने क्या निकलवाया आपसे हाइट ऑफ ट्री, और जनरली आप लेट लेके भी कर रहे हैं तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी जरूर पड़ेगी, क्या हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और आप आसानी से 5 नंबर इसके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ओके।